नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भारत की शास्त्रीय भाषा। तो आइए देखते हैं कि शास्त्रीय भाषा क्या है। देखिए, शास्त्रीय भाषा की अगर बात करें तो एक ऐसी भाषा के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं जिसकी एक स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा और प्राचीन लिखित साहित्य का एक बड़ा भंडार हो। यानी वो साहित्य में एक परंपरागत रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हो और बहुत सारा साहित्य उस भाषा में लिखा गया हो। इन भाषाओं का अक्सर ऐतिहासिक महत्व होता है और ये आम तौर पर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी होती है। कई शास्त्रीय भाषाएं अब मूल भाषाओं के रूप में नहीं बोली जाती, लेकिन वे आधुनिक भाषाओं और संस्कृतियों को प्रभावित करती रही हैं। शास्त्रीय भाषाएं अतीत से महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र का काम करती हैं और पूर्ववर्ती सभ्यताओं की साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को संरक्षित रखती है, सुरक्षित करती है। यानी कहने का भाव क्या है कि वो भाषाएं जो हमारे प्राचीन काल से इतिहास और ग्रंथों में इस्तेमाल होती रही हैं और वर्तमान समय में हमें उस समय काल का ज्ञान देती है, उसके बारे में बताती है, वो भाषाएं कौन सी है, शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाएं नामक एक अलग श्रेणी बनाई। किस लिए बनाई? इन शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। उन्होंने तमिल को उसके एक सहस्त्राब्दी से भी ज़्यादा लंबे इतिहास, मूल्यवान ग्रंथों और साहित्य और मौलिकता के आधार पर शास्त्रीय भाषा घोषित किया। कब हुआ ये? 2004 में हुआ। सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा घोषित हुई वो कौन सी है? तमिल है, क्योंकि उसने सहस्राब्दी का जो लंबा सफ़र तय किया था, उसी के कारण, जो इतनी शताब्दियों का उसका सफ़र रहा, उसी के कारण उसके इतिहास और मूल्यवान ग्रंथों में उसका इस्तेमाल किया गया, इसीलिए उसे शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। नवंबर 2004 में सांस्कृतिक मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्तावित भाषाओं की पात्रता का आंकलन करने के लिए साहित्य अकादमी के अंतर्गत एक भाषा विशेषज्ञ समिति बनाई गई, जिसे LEC नाम दिया गया। देखिए, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में काम करना है तो उसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, एक समिति बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा नियुक्त किया गया, लेकिन फिर आवश्यकता किसकी हुई कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो प्रस्तावित भाषाएं, क्या वो उस लायक है या नहीं, वो उस पात्रता में आती है या नहीं। किस पात्रता में? शास्त्रीय भाषा की पात्रता में। इसके लिए एक विशेष समिति की स्थापना की गई। कब हुई है? नवंबर 2004 में। अगले वर्ष संस्कृत को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। 2008 में धीरे धीरे तेलुगु और कन्नड़ को इस सूची में जोड़ा गया और इसके बाद 2013 और 2014 में मलयालम और उड़िया को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया। अब किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए PIB द्वारा निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए। PIB से तात्पर्य क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए। भाई, अब किसी भाषा को किस कसौटी पर कसा जाए, क्या उसका मानदंड रहे कि उसे शास्त्रीय भाषा घोषित की जाए, ये तो तय करना आवश्यक था, क्योंकि किसी भी भाषा को ऐसे तो शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं की जा सकती। तो PIB के द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए। अगर वो भाषा इन मानकों को पूरा करती है तो वो शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। कौन कौन से मानक थे? एक तो उच्च प्राचीनता। देखिए, यहाँ पर इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय भाषा क्या है या किसे कहते हैं, और शास्त्रीय भाषा का निर्धारण किन मानकों के आधार पर किया जाता है। तो वहाँ पर आप यही पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या है? उच्च प्राचीनता। भाषा एक प्रलिखित इतिहास या प्रारंभिक ग्रंथ होना चाहिए जो कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना हो। यानी एक तो वो भाषा कितनी पुरानी हो? 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी हो। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भाषा का दीर्घकालिक अस्तित्व और सांस्कृतिक महत्व, यानी लंबे समय से वो अपना अस्तित्व बनाई हुई है। दूसरा जो इन्होंने मानक लिया वो लिया मूल्यवान विरासत। प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक बड़ा भंडार होना चाहिए जिसे बोलने वाली पीढ़ियों के द्वारा मूल्यवान विरासत माना जाता हो। यह साहित्य भाषा की साहित्यिक परंपरा की समृद्धि और गहराई को प्रतिबिंबित करना
चाहिए। यानी यहाँ पर क्या है कि वो हमारी विरासत है, और कैसी विरासत, वो हमारे लिए मूल्यवान है। उससे हम अपने उस बीते हुए समय को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अपने साहित्य की परंपराओं को पहचान सकते हैं। तो इसीलिए कि बोलने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए वो मूल्यवान विरासत के रूप में सामने आए, तो इस ऐसी भाषा का चयन किया जाना चाहिए। अगला उन्होंने मानक जो लिया वो लिया मौलिकता, कि भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, यानी खुद की होनी चाहिए, किसी की नकल अनुदित नहीं होनी चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य भाषा समुदाय से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यह मानदंड साहित्य और संस्कृति में भाषा के अद्वितीय योगदान पर जोर देता है। चौथा जो उन्होंने मानक लिया वो कौन सा लिया, आधुनिक स्वरूपों में भिन्नता, यानी भाषा के शास्त्रीय रूप और उसके आधुनिक संस्करणों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए। इसमें एक संभावित असंतता शामिल हो सकती है जो ये दर्शाती है कि शास्त्रीय भाषा समय के साथ काफ़ी विकसित हुई है। यानी कहने का रूप मतलब यहाँ पर क्या है कि आधुनिक रूप में उसकी भिन्नता नज़र आनी चाहिए। जो उसका शास्त्रीय रूप है यानी प्राचीन रूप है उसमें, और वर्तमान समय में जो उसका लगातार विकास हो रहा है वो दिखाई देना चाहिए कि शास्त्रीय भाषा समय के साथ काफ़ी विकसित हुई है। ये उस भाषा के बदलते स्वरूप में नज़र आना चाहिए। तो ये आप कब लिखेंगे, ये 4 पॉइंट जब आपसे पूछ लिया जाए कि इसके निर्माणक कौन कौन से हैं, तब आप इनको ज़रूर लिखें। लेकिन उससे पहले आप ये बताएंगे कि शास्त्रीय भाषा क्या है। अगर ये पूरा प्रश्न आता है तब तो आपको पूरा लिखना ही है, फिर तो उसमें कोई दो राय नहीं कि क्या छोड़ना है क्या नहीं, उसमें आपको सभी कुछ लिखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा जो अनुमोदित शास्त्रीय भाषाओं की सूची है वो क्या है। वैसे तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर इन सभी पॉइंटों में इन भाषाओं के बारे में जिक्र आ चुका है, लेकिन यहाँ पर किस भाषा को क्यों शामिल किया गया वो भी यहाँ पर मैंने बताया है। तो यहाँ जो सबसे पहली भाषा है वो तमिल है। कब शामिल किया गया, 12/10/2004 को इसे शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया, भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त ये पहली भाषा माना गया है क्योंकि ये सबसे प्राचीन इसको माना गया। उसके बाद संस्कृत को कब लिया गया, 2005 में लिया गया। तिथियां दी गई है 25/11/2005। अपने प्राचीन ग्रंथों और साहित्यिक परंपरा के लिए इसको मान्यता दी गई। अगली जो भाषा वो ली गई तेलुगु, 31/10/2008 को तेलुगु को शामिल किया गया। किस लिए किया गया, अपनी समृद्ध साहित्यिक विरासत के कारण से ये दर्जा मिला। कन्नड़ भाषा को, कन्नड़ा को 31/10/2008 को शामिल किया गया। प्राचीन साहित्य के महत्वपूर्ण संग्रह के लिए ये विख्यात है, इसीलिए इसको शामिल किया गया। मलयालम को 8/8/2013 को शामिल किया गया। अपने अद्वितीय साहित्यिक योगदान के लिए इसको मान्यता दी गई। उड़िया को हाल ही में जोड़ी गई भाषाओं से पहले मान्यता प्राप्त भाषाओं में ये अंतिम है। हाल यानी 2024 में जो भाषा जोड़ी गई थी उससे पहले के जिस समय काल तक भाषाएं 2024 और 14 में बहुत अंतर आ गया है यहाँ। तो इसमें जो पहले के क्रम में जो भाषा जोड़ी गई उसमें अंतिम भाषा कौन सी थी, ओडिया थी। उसके बाद मराठी जिसे 2024 में शामिल किया गया, 3/10/2024 अपनी लंबी साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे मान्यता मिली। पाली को क्यों मान्यता मिली, 2024 में मिली, इसे भी सेम जो डे है 3/10, ये भी 3/10/2024 में क्यों मान्यता मिली। बौद्ध ग्रंथों और साहित्य में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसीलिए इसको शामिल किया गया। प्राकृत को शामिल इसी दिन किया गया 2024 में ही। प्राचीन भारतीय साहित्य और शिलालेखों में इसके प्रयोग के कारण, क्योंकि प्राकृत में हमें शिलालेख मिलते हैं। असमिया को भी 2024 में शामिल किया गया। पूर्वोत्तर भारत में अपने ऐतिहासिक ग्रंथों और सांस्कृतिक महत्व के लिए इसको मान्यता दी गई। पूर्वोत्तर भारत में बंगाली कविता और गद्य साहित्य अपनी व्यापक साहित्यिक विरासत के लिए विख्यात है, इसीलिए 2024 में बंगाली को भी शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा की सूची में, क्योंकि इसका काव्य और इसका गद्य साहित्य अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनको समय अनुसार शामिल किया गया, इनके मानकों की कसौटी पर खरा उतरने के बाद इनको शामिल किया गया। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।